हमारे पास जो बचा पिछला टॉपिक था दैट इज मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन प्लेन, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और इस डिस्कशन के दौरान घूम फिर के हम पहुंचे कहाँ थे, कुछ सर्टेन इक्वेशंस पे, और हमने अल्टीमेटली किया था ये 9th क्लास के अंदर। किया क्या है, 9th क्लास के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन्हीं को सेम इक्वेशंस हमने डिराइव करी, लेकिन हमने थोड़ा सा डिफरेंस क्या किया। अब जब हम वो वाली इक्वेशंस की बात करते थे वहां पे हम वेक्टर्स के कंपोनेंट्स के बारे में नहीं बात कर रहे थे, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन इन प्लेन में निकालते हुए हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन को अलग अलग ब्रेक कर दिया। क्या हुआ था, जो नॉर्मल एक ऑब्जेक्ट एक प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, प्लेन समझ में आता है एक्स और वाई एक्सिस के बीच वाले प्लेन में, अगर इस प्लेन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा था। तो हमने दोनों को इंडिविजुअली रिलेट कराया। इंडिविजुअली कैसे रिलेट कराया, जैसे x और y, x माइनस एक्स नॉट दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कौन सी, x एक्सिस के लिए x एक्सिस की, y एक्सिस के लिए y एक्सिस की। सिमिलरली जब हमने इसके लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को डिराइव किया तो सेम वही वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन दोनों को हमने इंडिविजुअली सेपरेट करके रिजल्ट निकाले थे। सिमिलरली हमारे पास जो हमने लास्ट में निकाला था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो होता था, तो इसमें हमने क्या किया, हमने इसी के अंदर जब ये x माइनस एक्स नॉट होगा तो s आ जाएगा, s इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। That means this is the formula for displacement along x-axis and this is the formula for displacement along y-axis। तो है तो वही फॉर्मूलाज, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ हमने डिफरेंस क्या किया था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को ब्रेक करके अलग अलग लिख दिया था। डन है। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है आज का, जो क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी बच्चे को प्रोजेक्टाइल के बारे में बात पता है? प्रोजेक्टाइल होती क्या है? प्रोजेक्टाइल नहीं, हाँ जी, मिसाइल्स में भी होती है। और अगर कोई गेम खेलते हो तुम जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा दूर शूट करते हैं, तो जिसमें निशाना लगाना होता है, तो शार्प शूटर्स क्या करते हैं, वो सीधा नहीं लगाते, थोड़ा सा वो नीचे के हिसाब से जहाँ शूट कर रहे हैं उसे हल्का सा ऊपर रखते हैं, सो दैट माइनक्राफ्ट में देखा हुआ है हमने, उसमें तो वो एरो से बचने के लिए प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन है। और भी अदरवाइज भी हमने माइनक्राफ्ट में भी देखा हुआ, जब शूट करते हैं तो गोली सीधी नहीं जाती है हर बार, वो ऐसे जाती है। तो प्रोजेक्टाइल क्या हुआ बेसिकली, इट इज द नेम गिवन टू द मोशन जिसके अंदर कोई रॉकेट नहीं है, कोई इंजन नहीं लगा हुआ, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इंजन नहीं लगा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इंजन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास ये बॉटल है, इस बॉटल के ऊपर मैंने शार्पनर रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर इसको यहाँ से मारूंगा, मैं ऐसे करके शूट करूंगा इसे, तो जब मैं इसे शूट करूंगा मैं तो सीधा शूट करूंगा, क्या उसके बाद जब ये जा रहा है मेरे शूट करने वाली वेलोसिटी या मेरे द्वारा लगने वाली फोर्स उसके बाद भी इस पे लगेगी? मैंने सिर्फ मोशन को इनिशिएट किया। मैंने क्या किया, यहाँ अगर मेरे पास बॉटल है, इसकी ये तो स्टैंड है, इसका कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ हाइट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ से जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो पहली बात तो मैं फोर्स कहाँ लगाऊंगा, सिर्फ सामने की तरफ। क्या मैं ऊपर और नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ? इसमें नहीं लगा रहा। जब मैं ऐसा केस ले रहा हूँ कि जिसमें ऊपर और नीचे की तरफ फोर्स नहीं लगा रहा, उसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, जिसमें मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको इनिशिएट करके छोड़ दूंगा। अब उसके बाद इसकी अपनी स्व इच्छा है, भगवान की इच्छा है, ये कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, ठीक है। तो अब जब मैं इसे मार रहा हूं ऐसे, तो ये क्या हुआ, क्या ये सीधा ही गया? नहीं ना, ये जाके ये ऐसे करके नीचे गिर गया। अब वो ऐसे नीचे क्यों गिरा, मैंने तो फोर्स सिर्फ सीधी लगाई थी, लेकिन उसके बाद नीचे गिरा क्योंकि इसके ऊपर एक और एडिशनल फोर्स हमेशा से लग ही रही थी, वो क्या थी, ग्रेविटी। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड जस्ट इनिशिएटेड फोर्स, जो मैंने इनिशिएट किया था, उन दोनों फोर्सेस के ओवरऑल कॉम्बिनेशन के अंडर इसने एक पाथ ट्रैवल किया, ठीक है। तो ऐसा मोशन जिसको हम सिर्फ इनिशिएट करेंगे और उसके बाद अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी उसे छोड़ देते हैं, जहां जाना है जैसे जाना है उसकी इच्छा है। मेरे पास ये बॉल है,
चिराग भाई सब कैच करना। मैं यहां से जब बॉल को, अब देखो किसी एंगल पे फेंक रहा हूं, मैं सीधा नहीं फेंक रहा हूं, मैं किसी एंगल पे इनिशिएट कर रहा हूं। जब मैंने किसी एंगल पे इनिशिएट किया तो बॉल क्या गई, ऊपर भी गई और बॉल आगे भी गई। दोनों काम हुए कि नहीं, बॉल ऊपर भी गई और बॉल आगे भी गई। और इसके अंदर हमने किया क्या, जब बॉल ऊपर और आगे दोनों साइड गई है, मैंने तो ऐसे फेंका, जब मैंने ऐसे इनिशिएट किया तो इसके अंदर किसी एंगल पे फेंका हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। जब मैं किसी एंगल पे इनिशिएट करता हूं तो उसको क्या कहेंगे, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन दोनों ही केसेस में क्या मैं बॉल के पीछे पीछे भागा था इस बारी कि नहीं, मैं टप 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 मारते मारते वहां तक पहुंचा हूं, नहीं ना। मैंने क्या किया, बस एक बार फेंका और उसके बाद अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन उसको जाने दिया जहां जाएगी। तो ऐसे मोशन जिसके अंदर हम सिर्फ इनिशिएट करेंगे और उसके बाद कोई प्रोपेलेंट, कोई एक्सटर्नल, कोई इंटरनल, कोई और फोर्स नहीं होगी जो उसके ऊपर इफेक्ट डालेगी अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटी। समझ में आई ये बात? एक बार प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसके बाद फिर टॉपिक को अपना स्टार्ट करते हैं। देखो जरा, प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू अ बॉडी thrown with some initial velocity at some angle with the horizontal direction and allowed to move in 2 dimension under the action of gravity alone. समझ में आ गई है? And the path followed by the projectile is called trajectory. किसी बच्चे को इसमें परेशानी? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब इसकी कुछ कंडीशंस की बात करेंगे, पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा और विजुअलाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखो, हाँ जी, देखो अब यहाँ पे स्क्रीन पे तुम्हें कुछ दिख रहा है। हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक टावर, बेसिकली एक स्टैंड लगाया हुआ जैसे मैंने बॉटल वाला लगाया था, और यहाँ पे मैंने एक कैनन रख दिया जिससे हम किसी चीज़ को शूट करेंगे। अब जब मैं इसको शूट करूँगा तो हम एक काम करते हैं, इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे उनको भी देखेंगे, एक्सेलरेशन वेक्टर्स को देखेंगे और उसके सारे कंपोनेंट्स को देखेंगे। हम एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं कर रहे हैं अभी, अगर कंसीडर करते तो अलग कंडीशन थी, पर हम अभी अपने सिलेबस तक एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब मैं शूट करूँगा, एक बार देखना, जैसे ही सबसे पहले हम एक पंपकिन को शूट करके देखते हैं। डन। इसको एक काम करते हैं, स्लो मोशन में कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इसको ऑब्जर्व करो जरा, क्या हो रहा है। मैंने सिर्फ सामने की तरफ शूट किया और उसके बाद जैसे हमने शार्पनर वाला एग्जांपल लिया था, बिल्कुल ऐसे चल के आ गया वो नीचे। अब इसमें मेन ऑब्जर्व करने वाली क्या चीज थी, अब जो बीच में तुमने एरोज बनी हुई देखी थी उन पे ध्यान देना। बस ठीक है, मैंने 3 लगातार शूट किए ताकि हम कंपेयर कर सकें। यहां जो एक हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, जो ये तुम्हें पिंक या पर्पल जो भी दिख रहा है कलर यहाँ पे, ये बिल्कुल सेम स्ट्रेंथ के साथ चल रही है, लगातार चल रही है। जो नीचे ये ब्लू वाली लाइन जो आ रही है, इसमें ये तुम्हें पतली सी लाइन दिख रही है बीच में, ये दिख रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। ये वाला जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है नीचे आते आते, लेकिन जो ऊपर की तरफ है उस वाली लाइन में कोई फर्क नहीं। और ये जो मोटी मोटी एरो हेड्स हैं, ये क्या दे रही हैं, डायरेक्शंस। अब ऑब्जर्व करो इन्हें। अब जब हम और नीचे पहुंचते जा रहे हैं, यहाँ पे ये कितना हो गया, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये उतना का उतना चल रहा है और हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है ना। और वो डायरेक्शन कहाँ है, टेंजेंट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस पाथ, है कि नहीं। जो ये पाथ बन रहा है उसके अगर मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में बनाता हूँ, टेंजेंट सबको समझ में आता है, किसी भी कर्व के साथ एक पॉइंट पे टच होके जाने वाली लाइन टेंजेंट होती है हमारी। तो सेम टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमेशा हमारे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है, और ये जो कंपोनेंट है नीचे वाला, ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, पर ये नहीं कर रहा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये वाला कंपोनेंट कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब हुआ क्या। अगर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं और ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, अब वो समझ में आ गया था तुम्हें। अब मैं उसी केस को वेक्टर्स की फॉर्म में बता रहा हूं, ठीक है। अब कंपोनेंट, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर, अब वही चीज यहां ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से देखना। डन। अब दिख रहा है यहां पे क्या हुआ। अब फोर्सेस पे ध्यान देते हैं। जब हमने इसे पुश किया, ये क्या फोर्स लगी है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लगी हुई है, इधर को लगी है कि नहीं, ठीक है।
और इसके अंदर हमारे पास ये जो नीचे वाली लाइन आ रही है एफ जी एफ जी एफ जी, ये तो थ्रू आउट सेम लग रही है, इसमें तो कोई फर्क आना ही नहीं। लेकिन इस पर्पल वाली लाइन की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है कि नहीं? ये वाली बात समझ में आ रही है तुम्हें? तो इसका मतलब हो क्या रहा है, जब यहां से कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा था तो नीचे की तरफ आते हुए कोई फोर्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूसली लग रही है, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ वाला जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे अब देखो, मैंने अब क्या किया है, एक्सेलरेशन वेक्टर हटा देता हूं मैं यहां से और मैं सिर्फ वेलोसिटी वेक्टर्स रख लेता हूं। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, सिर्फ वेलोसिटी वेक्टर्स रखे। तो कॉन्टिन्यूसली डाउनवर्ड वाली वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, हॉरिजॉन्टल वाली कांस्टेंट है। दैट मींस अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन को देखें तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी है? नहीं है। अगर चेंज इन वेलोसिटी नहीं है मतलब इस वहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने सिर्फ एक बार इनिशिएट करते हुए फोर्स लगाई थी, उसके बाद किसी तरह की कोई फोर्स नहीं है। अब देखना, मैं एक्सेलरेशन वेक्टर्स को दिखा रहा हूं तुम्हें, ध्यान से देखो, क्या यहां पे कोई एक्सेलरेशन वेक्टर अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है? ठीक है, वो एयर रेजिस्टेंस होता है या ड्रैग होता है, ये काम करते हैं, एयर रेजिस्टेंस अभी कंसीडर नहीं करते। तो देखो, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो हमारे पास यहां पे क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन है? दैट मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यूनिफॉर्म मोशन है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है मतलब कोई फोर्स नहीं है। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में ये कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे एक एक्सेलरेशन लग रहा है और इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ जी। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली जब जो लगेगी हमारे पास, वो कौन सी फोर्स लगेगी यहाँ पे, एफ जी, जो हर बार लगातार नीचे की तरफ लगती जा रही है। इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम? ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर और फोर्स, अब इन तीनों को ऑब्जर्व करो। देखो जरा, अब मैं जब शूट कर रहा हूं, इसको देख पा रहे हो, हर बार जो मोशन है उसमें ध्यान से देखोगे तो एफ जी लगातार नीचे की तरफ लग रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर में कोई फर्क नहीं है, और जो ये वेलोसिटी वेक्टर है ये कॉन्टिन्यूसली छोटे से यहां तक बड़ा होता जा रहा है। दैट मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है। ये चीज समझ में आई है? डन है ना? देखो, इतना टाइम लगाने की मुझे जरूरत नहीं है। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हें समझ में आना जरूरी है। फर्स्ट टाइम जो प्रोजेक्टाइल करो तो एक कंडीशन समझ लेना, रटना नहीं है। ये किसी बच्चे को यहां तक अभी दिक्कत तो नहीं है? अब देखो, उसी चीज को मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। अब अपने आप अपने हिसाब से ड्रॉ करते हैं। देखो, मेरे साथ साथ में करेंगे बच्चा। ये हमारे पास हमने क्या किया, सेम वही एक जैसा हम बात कर रहे थे कि यहां से एक काम करते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया, ये एक बिल्डिंग बना लेते हैं छोटी सी। ये एक हमने बिल्डिंग बना ली है, ठीक बात है। अब अगर यहां से एक बिल्डिंग पे, मान लेते हैं यहीं अपनी S2C की बिल्डिंग रख लेते हैं। अब इसके ऊपर एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे चिराग को खड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यहां हमने चिराग को ऊपर खड़ा कर दिया। अब जैसी चिराग की हरकतें उस तरह का हम काम करते हैं। अब देखो क्या करना है, मैं इसको मारना नहीं चाहता, मैं इसे नीचे नहीं फेंकना चाहता, मैंने सिर्फ इसे आगे की तरफ धक्का मारा एक बार बिल्डिंग के ऊपर खड़ा करके। अब उसके बाद विधि का विधान है, जो होना है वो होना है। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया था, इसे मैंने सिर्फ एक बार इनिशिएट किया आगे की तरफ। उसके बाद भगवान की दया से जहां जाएगा खुद जाएगा, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो जब मैंने ऐसे इनिशिएट किया तो यहां आके गिरा कहीं। अब यहां आके क्यों गिरा? क्योंकि जब मैंने उसके मोशन को स्टार्ट किया, इनिशिएट किया, तो सिर्फ इस डायरेक्शन में एक बार हमने वेलोसिटी दी। ये जो मेरी वेलोसिटी थी ये क्या थी, ux, जिसको मान लेते हैं u। ux क्यों लिखा है? क्योंकि अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। क्या मैंने उसको वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी दी है? इनिशियल वेलोसिटी क्या वर्टिकल डायरेक्शन में थी? मैंने उसे नीचे या ऊपर उठा के तो फेंका ही नहीं है। तो वो जो जहां जा रहा है वो अपनी मर्जी से जा रहा है, तुम सारे गवाह इस चीज के। ठीक है, तो यहां से अब ux इधर जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो अब इस बिल्डिंग से थोड़ा सा आगे की तरफ पापा की परी उड़नी शुरू हुई तो हुआ क्या, यहां पे ग्रेविटी तो नीचे यहां भी लग रही थी जब वो खड़ा था, यहां भी इनिशियल वेलोसिटी ux। क्यों? अब मैंने तो बस एक बार फोर्स लगाई थी, उसके बाद किसी तरह की कोई फोर्स नहीं लग रही है,
कोई फोर्स नहीं लग रही है तो वेलोसिटी में कोई चेंज आना ही नहीं चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जहां मर्जी रहे थ्रू आउट उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो यूएक्स रहेगी कि नहीं, इसमें तो चेंज आना ही नहीं चाहिए कोई, है ना, क्योंकि कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं है, डन। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या शुरू हुआ, जब वो मान लेते हैं आफ्टर टी सेकेंड्स, मान लेते हैं चलो कि आफ्टर टी सेकेंड्स वो यहां नहीं, चलो आफ्टर टी सेकेंड्स वो इस पी पॉइंट पे पहुंच गया था, ठीक है। पी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी यू एक्स और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी यू वाई, मान लेते हैं सर। यू वाई नहीं मानते क्योंकि यू वाई तो इनिशियल होती है, तो हम इसको लिख लेते हैं वी वाई, तो फिर तो मैं इसे भी वी एक्स लिख लूं। बट मैं तब से क्या समझा रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी में चेंज आना ही नहीं है, अगर चेंज नहीं आना है तो वी एक्स और यू एक्स तो सेम ही बात रहनी है, तो जो मर्जी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड इट इज इनिशियल वेलोसिटी जो कि यू ही थी, जिसके साथ मैंने उसे धक्का चिराग को आगे की तरफ धक्का मारा था। हमने धक्का कैसे मारा था, बिल्कुल सीधा, तो सीधी डायरेक्शन में मेरे पास हर बार हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू आती रहेगी। क्लियर है, इसमें कोई परेशानी। अब जब वी वाई की हम बात करें तो वी वाई कहां से आया, क्योंकि यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूसली एक फोर्स लग रही थी, वो जो फोर्स है पहले एफ एक्स के अलोंग कोई फोर्स थी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी, एक बार मोशन को इनिशिएट करने के बाद कोई फोर्स नहीं थी। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स क्या थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम फोर्स ना कह के मैं इसे एक्सेलरेशन अलोंग वाई लिख लेता हूं, क्योंकि फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होके फोर्स भी निकली जाती जो कि वेट काम कर रहा था, बट हमें भी एक्सेलरेशन क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे ए वाई जीरो हुआ और एक्स एक्सेस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या हुआ, है ना, सॉरी ए वाई क्या हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ए एक्स क्या हुआ जीरो। इसमें किसी बच्चे को दिक्कत, तो ये एक तरह से फ्री फॉल वाला जैसा केस है कि ऑब्जेक्ट जस्ट फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, कोई दिक्कत। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सेस कितना था u, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सेस कितना था जीरो। आफ्टर टी सेकेंड्स, आफ्टर टी सेकेंड्स लेट अस अज्यूम वो इतने डिस्टेंस पर x एक्सेस और इतनी हाइट y एक्सेस के अलोंग उसने मूव कर लिए, किसी को दिक्कत। तो ये x क्या आ गया बेटा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सेस, और y क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सेस, किसी बच्चे को दिक्कत। तुम देख रहे हो मैं कर क्या रहा हूं, मैं एक तरफ हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन के कंपोनेंट, और एक तरफ वर्टिकल मोशन के कंपोनेंट्स को लिख रहा हूं। हॉरिजॉन्टल मोशन एक तरफ लिख लिया, वर्टिकल एक तरफ लिख लिया, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, हॉरिजॉन्टल वाले में से t की वैल्यू निकाल के y वाले में डाल देंगे तो इक्वेशन ऑफ पाथ आ गई थी। सेम यहां करते हैं, इसमें किसी को दिक्कत है बच्चे अभी तक, पक्का समझ में आ रहा है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं x नॉट और इसकी y नॉट, जो कि अल्टीमेटली डलनी तो जीरो ही है, क्योंकि इनिशियली अगर यहां से हम ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं तो यहां पर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट्स कोई ऑब्जेक्ट्स की है ही नहीं, डन है, किसी को परेशानी। अब एक बात देखो, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था डिस्प्लेसमेंट का, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या मैं ये लिख लूँ x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, किसी बच्चे को इसमें परेशानी। वर्टिकल के लिए भी सेम होगा, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, कोई दिक्कत, परफेक्ट है ये। हाँ जी बच्चा, पक्का समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, इनिशियली एक्स नॉट तो जीरो था तो इसकी वैल्यू डाल दी, यू एक्स की वैल्यू तो यू थी, इसकी वैल्यू डाल दी, ए एक्स कितना था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो, वैल्यू डाल दी, कोई दिक्कत। हाँ जी, नहीं है तो x इज इक्वल टू यू टी आया कि नहीं, किसी बच्चे को दिक्कत। सिमिलरली यहाँ वैल्यू डालते हैं, y नॉट तो हमेशा जीरो ही था अपने पास, इनिशियल जो पोजीशन थी, वी वाई की वैल्यू क्या थी जीरो, प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू क्या है g, फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, बना कि नहीं, किसी बच्चे को इसमें दिक्कत। मैंने कुछ अपनी मर्जी से तो नहीं किया, सिर्फ मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की कंडीशंस को ध्यान से समझा और उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब यहां से अगर मैं t की वैल्यू निकालूं तो कितना निकलेगा, x बाई यू निकला, t की वैल्यू कितनी निकली x बाई यू, इस वैल्यू को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो तो y कितना आ गया, हाफ g टाइम्स x बाय यू का
होल स्क्वायर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर लिख सकता हूँ। किसी को प्रॉब्लम? अब ये मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर लिख लो तो कोई प्रॉब्लम, जहाँ k क्या है 1/2 g बाई यू स्क्वायर, क्योंकि ध्यान से देखो सारा कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, u इनिशियल वेलोसिटी जिससे फेंका था, जिस पे सिंस कोई फोर्स नहीं है तो वो चेंज होएगी नहीं, ये सारी कांस्टेंट है, तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बना कि नहीं? किसी बच्चे को परेशानी? अब ये तुम्हें पता है किसको रिप्रेजेंट कर रही है? y और x के बीच में ये तो क्वाड्रेटिक रिलेशन आ गया, और y और x के बीच में जब भी क्वाड्रेटिक रिलेशन आ जाता है y और x स्क्वायर में, तो हमारे पास क्या होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? पैराबोलिक पाथ। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो मोशन है वो कैसा है? पैराबोलिक पाथ। इस जो कर्व्ड मोशन है इसको हम क्या कहते हैं कि ये पैराबोलिक पाथ पोजेस करता है। किसी को दिक्कत इसमें? डन है? तो यहां से हम एक चीज पता चलती है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री। क्या पता चली है? ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? यहां मैंने अब डेफिनेशन लिखवाते हुए बताया था, इट इज द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। जैसे ही हमने यहां धक्का मारा तो चिराग भाई साहब कितनी दूर आगे जाके गिरे, किस तरीके से उड़ के गिरा, वो क्या हुआ, दैट इज ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो ये जो ट्रेजेक्ट्री है ये हमें क्या बता रही है? इट इज द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। और ये किस शेप में है? प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रोजेक्टाइल नहीं सॉरी पैराबोलिक मोशन में। ठीक है, इस कर्व्ड मोशन को हम क्या कहते हैं? पैराबोलिक मोशन। हम मैथ्स के अंदर जो कोनिक सेक्शन है, स्ट्रेट लाइन के बाद वाला चैप्टर, उसमें पैराबोलिक पाथ्स को, ये बेसिकली पैराबोलिक मोशन जो हमारे पास है, पैराबोलास को, उनको बहुत ढंग से पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए सिंपल समझाता हूँ, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, जब भी क्वाड्रेटिक रिलेशन बनता है y और x में, तो वो पैराबोलास को रिप्रेजेंट करता है जो कर्व्ड मोशन होता है। डन है? किसी को दिक्कत? पलक बहुत अच्छे से, हाँ जी। यू एक्स सेम रहेगा तो यू एक्स कम होते जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि सर जैसे जैसे नीचे जा रहा है तो वो आगे की डायरेक्शन में डीसेलरेट कर रहा है। आगे की डायरेक्शन में डी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। अगर आगे की डायरेक्शन में डी एक्सेलरेट करता, पहली बात तो डी एक्सेलरेट क्यों करेगा? देखो मेरी बात समझते हैं, इसके पीछे का ना रीजन समझते हैं हर बात का। बॉल देना बच्चे मेरे को, कैच करो। अब देखो जब इसने मेरे को ये बॉल दी है, तो यहाँ पे ये बॉल आते हुए जब जैसे अगर मैं इसे आगे फेंकता हूँ तो ये नीचे जाने का रीजन समझ में आता है, क्यों जा रही है? ग्रेविटेशनल पुल है। आगे जाने का क्या रीजन है? मैंने धक्का मारा था, इनिशिएट किया था, लेकिन जैसे ही ये बॉल मेरे हाथ से निकली, जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ा, ये मेरे हाथ से निकल गई है इस हाथ से, तो जैसे ही निकली, क्या यहाँ पे कोई फोर्स है जो इसे पीछे या आगे की तरफ धक्का मार रही है? कोई फोर्स नहीं है। जब किसी चीज पे कोई फोर्स ही नहीं है तो उस फोर्स में डी एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन कहां से आएगा? क्योंकि एक्सेलरेशन तब आता है जब फोर्स होती है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। जब कोई फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा? और जब एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी में चेंज कहां से आएगा? तो जब वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि जब ये बॉल यहां से गिरी आके, तो तुम किस हिसाब से शायद सोच रहे हो कि भाई जितना जितना आगे जाती जाएगी स्लो होती, आगे की तरफ स्लो होती जा रही है। आगे की तरफ स्लो नहीं है, ये एग्जैक्टली उसी वेलोसिटी के साथ चल रही है जितने के साथ मैंने फेंका। मान लेते हैं अगर ये 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी, तो ये यहाँ 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 हर पॉइंट पे 5 मीटर पर सेकंड के साथ ही है। लेकिन ये अब क्या हो गया? अब ये नीचे ग्राउंड आ गया है। अगर ये ग्राउंड आ गया है तो ये आके यहाँ गिर जाएगी और ये रुक जाएगी। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, और नीचे गिरने के बाद भी ये रुकी क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शन आ गया वहां पे। अगर ग्राउंड पे फ्रिक्शन ना हो, ड्रैग ना हो किसी तरह का, तो ये तो तब भी आगे गिर के भी आगे ही जाती जाएगी। तभी होता है ना, अगर मैं इस बॉल को थोड़ा सा ऐसे आगे फेंकता हूँ, मैं हल्का सा ऐसे फेंक रहा हूँ, तो रुक क्यों नहीं रही है? वो आगे क्यों गई? देखा, वो टप्पा खा के भी वो आगे क्यों जाती जा रही है? क्योंकि जैसे ही मैंने इसे फेंका, ये नीचे टप्पा खाने के बाद भी आगे वाला जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट है वो खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन वो तो हमें पता है, ग्रेविटी है, एयर ड्रैग है, और ऊपर से जो इसके साथ अपने ट्रफ के साथ जो सरफेस है उसके साथ फ्रिक्शन है, उन सब वजह से इसने एनर्जी लूज करी है। अगर वो सारी चीजें खत्म हो जाए तो ये कभी रुकेगी नहीं, सीधा ही जाती जाएगी, अनंत तक जाती जाएगी, इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगी। सर अगर जैसे काफी लंबी कोई बिल्डिंग है, हाँ, तो वहां से कुछ फेंकेंगे तो एक पॉइंट आएगा जब वो नीचे गिरेगी, मतलब ऐसे बिल्कुल नीचे जाएगी, तो उस केस में क्या होगा? उस अगर बहुत ऊंची बिल्डिंग है, मान लेते हैं बहुत ऊंची बिल्डिंग है, और हम कहते हैं कि जब मैंने उससे फेंका
और बच्चे की बात बिल्कुल जायज़ है, मान लेते हैं बुर्ज खलीफा पे खड़े हैं, मैंने देखा ही नहीं कैसा है, पर बहुत ऊंचा है, सुना है, वीडियोस में देखा है, लेकिन इतना तो समझ में आता है कि अगर मैं वहां से बहुत जोर से भी कुछ फेंकूंगा तो मेरे हाथ में इतना जोर तो नहीं है कि वो बहुत दूर जाएगा, एक पॉइंट पे जाके वो बिल्कुल नीचे की तरफ गिरेगा। क्यों नीचे गिर रहा है फिर? क्योंकि वहां पर एयर ड्रैग आ जाता है, एयर रेजिस्टेंस आती है, एक ऐसी फोर्स जो मेरे इस मोशन के अगेंस्ट काम कर रही है। और वो क्या कर रही है? एयर ड्रैग तो कांस्टेंट था, वो कॉन्टिन्यूसली डी एक्सिलरेट करता जा रहा है, उसे स्लो डाउन करता जा रहा है, तब करके मेरा जो वेलोसिटी है, जो मेरा कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के अलावा, वो स्लो डाउन होता गया होता गया होता गया, एक टाइम पे एयर डोमिनेट कर गई। अब एयर बहुत ही ज्यादा होती तो इसे उल्टा इस तरफ को ले आती, ऐसे करके ऑब्जेक्ट इस तरफ को नीचे गिरेगा। लेकिन मान लेते हैं कि हैवी वेट है, चिराग को ही फेंका है हमने बुर्ज खलीफा से भी, तो चिराग ठीक ठाक है भाई साहब, वजन ठीक है, तो हवा उसे इतना इधर को नहीं ला पाएगी, स्लो डाउन करेगी तो बहुत डिस्टेंस और नीचे बहुत ज्यादा ही नीचे है, तो जब तक ये पापा की परी उड़ रही है हवा में, तो तब तक क्या होएगा? तब तक ये कोशिश क्या रहेगी कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब तक आगे की तरफ रहेगा, एयर रेजिस्टेंस को क्या करता रहेगा? काउंटर करता रहेगा, तब तक ये आगे ही जाएगा। जहां एयर रेजिस्टेंस और इसका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, वहां पे नेट रिजल्टेंट जीरो, तो वहां पे आके ये बिल्कुल नीचे आके गिरना शुरू हो जाएगा। अगर किसी केस में हवा फोर्स की मतलब जो वेलोसिटी हाँ, उससे ज्यादा हो जाए तो फिर इस साइड को आ जाएगा, पीछे को आ जाएगा, आगे जाएगा ही कैसे? देखो इसका हाँ, मैं ये कह रहा हूं जैसे जिस वेलोसिटी से इनिशिएट किया हाँ, उसी डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली फिर आगे जाता जाएगा, और क्या उसमें फिर एयर रेजिस्ट Vx0 देखो, हाँ उस सर्टेन कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है, अब तुम क्या ले रहे हो? हम केसेस बना रहे हैं जबरदस्ती। हमने क्या कहा, जैसे उसने बच्चे ने कहा, उसमें मैंने क्या बता दिया, वो प्रैक्टिकली इसलिए सेम चीज नहीं दिखती है क्योंकि वहां पर एयर ड्रैग आ जाता है, एयर रेजिस्टेंस आ जाती है। बट फिर जैसे ये बोला ना आपने कि एक्सेलरेशन कुछ रहेगी नहीं। एक्सेलरेशन कब नहीं रहेगी? जब अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी तरह की कोई फोर्स लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, फिर फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, लेकिन अगर कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकती। समझ में आई है? क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, चलो ये पता चला है बच्चे, ये ट्रेजेक्टरी समझ में आ गई है, एक बार इसे नोट डाउन करो। इसके बाद हमारे पास अभी हमने देखो यहां तक हमने ये भी डिस्कस किया y इज इक्वल टू kx स्क्वायर पर। अब इसके बाद हमारे पास आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है? मिटा दो बच्चा मैं ये, है ना? देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि उसे ऊपर से नीचे गिरने में कितनी देर लगेगी। अगर हमने किसी बिल्डिंग पे से लेट अस अज्यूम उसकी हाइट बिल्डिंग की h मान लेते हैं, और h हाइट की बिल्डिंग पे से अगर कोई ऑब्जेक्ट आके नीचे गिरेगा, अगर मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की हाइट, मतलब ऑब्जेक्ट ने जिस बिल्डिंग के ऊपर ये खड़ा है वहां से हाइट h है, अब ऊपर से नीचे आके गिरने में उसे कितना टाइम लगेगा, वो हमारे पास उस चीज के लिए हम क्या निकाल रहे हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट जितनी देर तक वो हवा में है, ये बात समझ में आई है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हुए क्या कंडीशंस बदलेंगी? नहीं ना, कंडीशंस तो सेम यही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन 0, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई दिक्कत किसी को? टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों के लिए ही टी है, वो तो चाहे हॉरिजॉन्टल लगाओ या वर्टिकल लगाओ, ओवरऑल दोनों के लिए टाइम तो टी ही रहने वाला है। किसी बच्चे को इसके अंदर परेशानी है ना? यहां तक ठीक है। तो अब एक बात बताओ, हमारे पास अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए हमने पिछली बार क्या लगाया था? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। मैं अगर s इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर निकालूंगा तो इसमें x है, ux u और इंटू टी, ax तो 0 हो गया, तो मेरे पास यहाँ x की वैल्यू पता है? मुझे नहीं पता। मुझे अभी ये नहीं पता है ये कितनी दूर जाके गिर रहा है, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, वो भी पता लगाएंगे टाइम के हिसाब से, लेकिन अभी मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं ये लगा के तो कोई फायदा नहीं है, मेरे पास एक वेरिएबल की टर्म्स में टी निकलेगा, कोई समझदारी नहीं। लेकिन इस केस में अब मुझे पता है जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आके गिरेगा, तो हॉरिजॉन्टल कह रहा हूं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो तो उतनी ही होगी ना जितनी हाइट पे है। जितनी ऊंची हाइट से आके नीचे गिर रहा है उतनी ही वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुई कि नहीं दक्ष? ये पता चला है? अगर मैं 10 मीटर की बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा रहा हूं तो ऑब्जेक्ट नीचे हमने कहा कितनी हाइट से गिरा? 10 मीटर से गिरा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग के हिसाब से पता चल ही रही है, तो वो नोन वैल्यू है हमारे पास। अब s इज इक्वल टू ut
हाफ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, ऐसे में वैल्यू डाल दें। y क्या है h, यू वाई क्या था 0, t कैपिटल T, हाफ ए वाई क्या है g इंटू टी स्क्वेयर। किसी को दिक्कत? पता चला ये वाला? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एच डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, स्क्वेयर हटाना है तो क्या लगा दो रूट। क्या आंसर आया यहाँ पे? t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। तो अगर मेरे पास 10 मीटर की बिल्डिंग थी तो 2 इंटू 10 20 डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेट अस अज्यूम इसको 10 मान लो, तो क्या आएगा 20 बाई 10 2, अंडर रूट ऑफ 2 करेंगे तो 1.414 ऐसे ही कोई वैल्यू होती है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.4 सेकेंड्स के अंदर वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आके गिर जाएगा। किसी को दिक्कत? ये समझ में आया? मैंने ये यूज नहीं किया और ये वर्टिकल वाला क्यों यूज किया। अब इसके अंदर एक मजे की चीज बताता हूं, सुनना जरा। मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, लेट अस अज्यूम दो गाड़ियां हैं, ठीक है। हमारे पास एक क्लिफ है, मतलब एक ऐसे करके, एक हमारे पास ऐसे मान लेते हैं, ऐसे है, और इसके ऊपर से दो गाड़ियां जंप करेंगे अभी, ठीक है, फास्ट एंड फ्यूरियस चल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक जो ऊपर वाली गाड़ी है यहाँ वाली, इसमें आकाश है, इसमें चिराग है। अब ठीक है, दोनों गाड़ियों में बैठे अपने अपने हिसाब से, दोनों का दिमाग खराब है। तो अब क्या करेंगे, वो ज़मीन पे इस गाड़ी को तेज़ भगा के लाएंगे और नीचे कूदना है। चिराग भाई साहब की जो गाड़ी है वो मान लेते हैं, ये भाई साहब चला रहे हैं इस टाइम पे लेट अस अज्यूम 40 मीटर पर सेकेंड के साथ, बहुत तेज है अपने आप में। आकाश भाई साहब कहते पागल है, ये तो इतना तेज चला रहा है, इतनी तेज जा रहा है तो बहुत जल्दी गिरेगा या बाद में गिरेगा, उसके बारे में देखेंगे। जो आकाश भाई साहब है ये कह रहे हैं कि मैं तो 10 मीटर पर सेकंड के साथ जाऊंगा, सिर्फ नीचे गिरना है पर इज्जत से गिरेंगे, ठीक है। अब है क्या कहानी, चिराग पहले गिरेगा या आकाश पहले गिरेगा? एक 40 मीटर पर सेकंड के साथ यहां से ऐसे गाड़ी लेके नीचे गिरेगा और एक आकाश 10 मीटर पर सेकंड के साथ गिरेगा। चिराग भाई साहब यहां गिरे हुए हैं, आकाश यहां गिरे हुए हैं, बराबर टाइम पे गिरेंगे। कौन कौन कह रहा है कि आकाश पहले गिरेगा? आकाश पहले गिरेगा। और कौन कह रहा है कि चिराग पहले गिरेगा? एक बच्ची बोल रही है सिर्फ चिराग पहले कहेगा, मेजॉरिटी मतलब लेट्स गो विद डेमोक्रेसी। तू कौन? ये कह रहा है साथ में गिरेंगे। कुछ बच्चे मतलब सिर्फ 30% स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कह रही है कि दोनों साथ में गिरेंगे, है ना। मेजॉरिटी है जो हमारे पास इस टाइम पे, लेट अस अज्यूम कितना हो गया 60% लगा लो, वो कौन कह रहा है कि आकाश पहले गिरेगा, और 10% जो कह रहे हैं वो बोल रहे हैं कि चिराग पहले गिरेगा। ऐसा ही कुछ यही है, मेजॉरिटी ये कह रही है कि आकाश पहले गिरेगा। क्यों आकाश पहले गिरेगा? आकाश पहले क्यों गिरेगा, क्यों लग रहा है? क्योंकि कम वेलोसिटी के साथ है, कम वेलोसिटी के साथ है तो यहाँ से ये डिस्टेंस कम ट्रैवल करेगा तो फटाक से गिर जाएगा, ऐसा कुछ। और आकाश को बहुत लंबा डिस्टेंस तय करना है, इसलिए शायद वो, मतलब चिराग को लंबा डिस्टेंस तय करना है इसलिए शायद उसको टाइम ज़्यादा लगना चाहिए, ऐसा। अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया टाइम पीरियड का, स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी। क्या यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या इनिशियल वेलोसिटी का यूज हुआ है कहीं? दैट मीन्स टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि वो कितनी स्पीड से गिरेंगे, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम टाइम पे आके गिर जाएंगे। यहाँ पे समझ में आई है क्यों गिरेंगे? क्योंकि जो टाइम पीरियड है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियली तुम जितने मर्जी तेज भाग के या तेज गाड़ी चला के आए, लेकिन नीचे गिरते हुए इट ओनली डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर द ग्राउंड। तो दोनों की हाइट सेम है, तो दोनों की अगर हाइट सेम है तो दोनों के दोनों सेम ही टाइम पे गिरेंगे। मेरे पास मे भी अगर वो हमने लास्ट टाइम ट्राई किया था उसकी वीडियो पड़ी होगी तो मैं दिखाता हूँ, है छोटी मोटी जैसे सी भी वीडियो है, और ये रहा। मैंने कोशिश तो करी थी इसमें करने की। यहाँ देखोगे, यहाँ मैंने क्या किया, तो शार्पनर्स को एक ही टाइम पे शूट किया था। मैंने क्या किया हुआ, बिल्कुल एक ही टाइम पे इस शार्पनर को, इन दोनों शार्पनर्स को शूट किया था हाथ से, ठीक है। अब इसमें नोटिस करना, बिल्कुल एक ही टाइम पे मैंने दोनों शार्पनर्स को शूट किया, लेकिन एक को थोड़ा तेज मारा है, तो दिख रहा है रेड वाला पीछे और येलो वाला आ गया। एक को थोड़ा तेज हिट किया था और एक को स्लो हिट किया था। और
सिंस ये टेबल है अपनी, इसके ऊपर से शूट किया तो दोनों की हाइट सेम है। अब गिरते हुए नोटिस करना इन्हें, ये दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? ये आकाश भाई साहब, ये चिराग भाई साहब, चिराग आगे गए थे। अब जब ये गिर रहे हैं, दिखा बिल्कुल एक ही पॉइंट पे आके नीचे गिरे, है ना, बिल्कुल सेम टाइमिंग पे दोनों आके नीचे गिरे थे। जबकि एक आगे गिर रहा है जो चिराग की गाड़ी थी और आकाश की गाड़ी पीछे गिर रही है। सिंस टाइम पीरियड इट इज इक्वल टू 2h/g, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, हेंस बोथ द ऑब्जेक्ट डिस्पाइट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्पीड डिफरेंसेस, दोनों के दोनों सेम टाइम पे आके ग्राउंड पे हिट करेंगे। समझ में आया? फॉर्मूलाज को सिर्फ मैथमेटिकली मत देखो, रिलेट करोगे तो बहुत चीज़ें आसान है और इंटरेस्टिंग है। ये समझ में आ गया बच्चे यहाँ पे? इसके बाद ये ठीक है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। अब मुझे पता लगाना है कि कितनी दूर जाके गिरेंगे। मेरे पास टाइम आ गया है कि भाई अगर इतने मीटर की बिल्डिंग है h मीटर्स की, तो इतनी देर में 1.414 सेकेंड अगर 10 मीटर के लिए हम लगा रहे थे, तो मुझे पता लगाना कितनी दूर जाके गिरेंगे। तो कितनी दूर जाके गिरने वाली चीज को हम क्या कहते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल रेंज। उसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज। जो ये x है इसको मैं क्या लिख लेता हूं? r। तो r क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज। अब मुझे किसके अलोंग निकालना है? x एक्सिस के अलोंग। तो एक बात देखो, एक तरह से यही तो निकाल रहा हूं, x इज इक्वल टू ut, यही हुआ ना? हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है तो x ही r हो गया, ux तो सेम वही u, ax तो अभी भी नहीं है वहां पे, वैल्यू डाल दो। r इज इक्वल टू u इंटू टाइम कितना निकला है? स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g। इन चीजों में किसी में चेंज नहीं आ सकता, ना हाइट बदलेगी, ना 2 बदलेगा, ना g बदलेगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज सीधा सीधा इस फॉर्मूला के इक्वल आ गया। मतलब जिसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा, वो उतनी दूर जाके गिरेगा। डन है? तो हॉरिजॉन्टल रेंज स्ट्रेट अवे डिपेंड कर रही है हमारे पास किसके ऊपर? जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी। डन है बच्चा? किसी बच्चे को दिक्कत? हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये दोनों क्लियर है। अब मुझे निकालना है कि जब अपना ऑब्जेक्ट ऐसे चलता आ रहा है, तो मुझे क्या पता है बच्चे, जब ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है तो हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कहाँ आएगी? अलोंग द टेंजेंट ऑफ द कर्व, है ना? जो एक कर्व बनता है, हर पॉइंट पे उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी आ रही है हर पॉइंट पे, यानी कि वेलोसिटी बदलेगी, डायरेक्शन बदलती हुई आएगी। इस पे नोटिस करो, हर पॉइंट पे ये मेरे मार्कर की डायरेक्शन बदल रही है कि नहीं? तो इस पॉइंट पे मार्कर की डायरेक्शन इधर है, तो हर पॉइंट पे अगर मार्कर की डायरेक्शन बदल रही है, दैट मींस वेलोसिटी बदल रही है। तो अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है एट एनी पॉइंट, मुझे क्या वेलोसिटी निकालनी है? एट एनी पॉइंट। लेट अस अज्यूम दिस एनी पॉइंट इज p, अभी के हिसाब से हम माने तो ये इसके साथ बीटा एंगल पे मान लेते हैं, ये है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, बीटा हमने सिर्फ नाम रखा है हॉरिजॉन्टल के साथ, क्योंकि देखो वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो डायरेक्शन देनी जरूरी है। तो इस वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी? अगर मेरे पास मुझे किसी चीज की वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी बच्चा? उसके दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट। अगर हमारे पास कोई, अगर मान लो मेरे पास कोई वेक्टर ऐसे था v, और इधर को vx और इधर को vy है, तो ये v क्या निकलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर निकलेगा कि नहीं? और यहाँ बीटा है तो मैं tan बीटा से उसकी डायरेक्शन निकाल लूंगा कि नहीं? यही होगा। सेम यहाँ काम हो रहा है। इस साइड में क्या है बेटा? vx, इस साइड में क्या है? vy। अब vx तो हमें किसके इक्वल बताए? ux के इक्वल ही, जो कि u ही रहेगा, और vy हम किसी पॉइंट पे निकाल लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी और अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है। एक्सेलरेशन वो वहां, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो vy तो हर पॉइंट पे बदलेगी। तो लेट अस अज्यूम आफ्टर t सेकेंड्स vy की वैल्यू, जो वेलोसिटी है वो vy आ गई है। vy हम vy ही मान लेते हैं, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड्स। तो पहले v निकाल लेते हैं। vy क्या निकलेगा बेटा? v इज इक्वल टू u प्लस at, ऐसा निकला कि नहीं? है ना? vx क्या निकलेगा? vx तो वही ux और u ही रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आना, एक्सेलरेशन ही नहीं था। वर्टिकल डायरेक्शन में v इज इक्वल टू, हरमन भाई साहब यहाँ देख लो, v इज इक्वल टू u प्लस at आया, vy इज इक्वल टू uy प्लस at में uy क्या था? 0। हॉरिजॉन्टल अपना ये वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी की वैल्यू थी नहीं, और ay की वैल्यू क्या थी? g। बना कि नहीं? सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं, तो v इज इक्वल टू gt बना कि नहीं? तो vy इज इक्वल टू gt निकला है वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी।
किसी को दिक्कत? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो हमारे पास फॉर्मूला होता था, उसी के अंदर मैंने v की जगह वी वाई यू वाई प्लस ए वाई टी डाला। यू वाई हमारा 0 था, ए वाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंडर, मतलब अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो गिर रहा था, तो वी वाई की वैल्यू जी टी निकल गई। अब मुझे क्या निकालना है? टोटल वेलोसिटी। तो जो टोटल v निकलेगा, टोटल वेलोसिटी क्या निकल जाएगी हमारे पास? टोटल वेलोसिटी इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। vx कितना है बेटा? u, और vy कितना है? g स्क्वायर t स्क्वायर। किसी को दिक्कत? सिंपल है। लेकिन अब सिंस इट इज वेलोसिटी, ये वेक्टर है तो मुझे डायरेक्शन में निकालनी है। डायरेक्शन यहाँ कैसे निकलेगी? tan बीटा से। अगर मैं एंगल बता दूं तो मेरे पास डायरेक्शन आ जाती है। तो tan बीटा क्या निकालेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस vy अपॉन vx। परपेंडिकुलर क्या है बेटा? gt, और vx की वैल्यू हमारे पास क्या थी? u। तो यहाँ से डायरेक्शन क्या निकल गया? बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ gt बाय। किसी बच्चे को दिक्कत? डन है। ये हमारे पास डायरेक्शन भी आ गई है, और इस तरीके से हमारी पूरी डेरिवेशन इसकी कंप्लीट हो जाती है। किसी बच्चे को इसकी डेरिवेशन में दिक्कत? पक्का? देखो, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, कुछ हाइपोथेटिकल नहीं है। इसमें सिर्फ हमारी एक अजम्पशन है कि हम एयर रेजिस्टेंस नहीं कंसीडर कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत अच्छा टॉपिक है, समझ के करोगे तो बहुत ठीक है, वरना रट्टा मारोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि क्रैमिंग में जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, अभी इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, तो न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं ये जो इसके आगे वाले टॉपिक के बाद, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंगुलर है। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर प्रोजेक्टाइल भी डिट्टो सेम टॉपिक पे चलेगा। तो जिसको ना समझ में अभी डाउट्स पूछ लो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिर एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है।